आज से हम कक्षा 12वीं की एनसीईआरटी में राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन करेंगे। इसका पहला चैप्टर है शीत युद्ध का दौर। शीत युद्ध के दौर में हम पहले ये देखेंगे कि शीत युद्ध कहते किसे हैं और इसका दौर कब से कब तक रहा। शीत युद्ध ऐसी स्थिति जिसमें रक्त रंजित युद्ध ना होकर के एक विचारधारात्मक द्वंद्व होता है, एक विचारधाराओं की लड़ाई होती है, जिसमें विभिन्न संगठनों को बना करके, विभिन्न गठबंधन बना करके और हथियारों की होड़ के द्वारा एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जाता है ताकि वो अपने आप में ताकतवर साबित हो। इसकी तासीर ठंडी थी, इसलिए इसे हम शीत युद्ध कहते हैं। यह शीत युद्ध दो विचारधाराओं के बीच युद्ध था। एक विचारधारा थी पूंजीवादी विचारधारा और दूसरी विचारधारा थी समाजवादी विचारधारा। पूंजीवादी विचारधारा से मतलब यह है कि पूंजीवादी विचारधारा में पूंजी का सबसे बड़ा रोल होता है। यहाँ पे जो उत्पादन के साधन हैं, उन उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है। और जो समाजवादी विचारधारा होती है उसमें समाज सर्वोपरि होता है और उत्पादन के साधनों पर गवर्नमेंट का अधिपत्य होता है, गवर्नमेंट का नियंत्रण होता है। तो यहाँ पे दो विचारधाराओं के बीच द्वंद्व था। एक विचारधारा थी पूंजीवादी विचारधारा और दूसरी विचारधारा थी समाजवादी विचारधारा। तो ये दोनों महाशक्तियां एक दूसरे को अपनी जो विचारधारा थी उसको वो अच्छा मानते थे और इन्होंने अपने अपने विचारधारा के देशों को जोड़ने का प्रयास किया। ये जो दौर है, ये दौर दूसरे विश्व युद्ध के बाद से प्रारंभ हुआ, जब तक चला जब तक सोवियत संघ का विघटन ना हो गया हो। और सोवियत संघ के विघटन के बाद में शीत युद्ध का दौर खत्म हो गया। हम इसमें आगे देखेंगे कि ये जो शीत युद्ध के दौर जब चला तो उसमें पूंजीवादी विचारधारा समाजवादी विचारधारा के बीच में द्वंद्व था। जो यूएसएसआर था और जो यूएसए था, ये दोनों महाशक्तियां थी। पूरा विश्व दो ध्रुवों में बढ़ चुका था, दो खेमे हो गए थे पूरे विश्व के। और जो यूएसए था, जो पूंजीवादी विचारधारा के लोग थे उनको पहली दुनिया नाम दिया गया और जो समाजवादी विचारधारा के लोग थे उनको दूसरी दुनिया दिया गया। तीसरी दुनिया के बारे में भी हम जानेंगे, वो तो तीसरी दुनिया गुटनिरपेक्षता को दिया गया था। अब आप देखिए कि शीत युद्ध से अभिप्राय एक ऐसी स्थिति से है जिसमें दो देशों के बीच रक्त रंजित युद्ध न होकर के केवल विचारधारात्मक लड़ाई होती है। दूसरे अर्थों में दोनों महाशक्तियां युद्ध के बजाय गठबंधन बनाकर और हथियारों के निर्माण द्वारा खुद को शक्तिशाली दिखाने का प्रयास करती है और अपरोध के तर्क के कारण युद्ध करने का खतरा मोल नहीं लेती। यहां युद्ध की तासीर ठंडी रही, इसलिए इसे शीत युद्ध कहा गया। पूंजीवाद क्या है? सभी उत्पादन संबंधी फैसले लेने का अधिकार सामान्य जनता के हाथ में है। देश में निजी क्षेत्र पूरी तरह स्वतंत्र हो, वो पूंजीवादी विचारधारा थी। और जो समाजवादी विचारधारा थी, वहां पे उत्पादन संबंधी फैसले लेने का अधिकार सरकार के हाथ में होता है, समाज की प्रमुखता है और समानता पर यह आधारित है। समझे? उदारवाद क्या है? इसमें व्यक्ति को अधिक से अधिक स्वतंत्रता प्रदान करने में प्रयास किए जाते हैं। अपरोध क्या है? आप देखिए, जिसमें दोनों देश आपस में युद्ध करने का खतरा नहीं लेते क्योंकि दोनों देश शक्तिशाली हैं और युद्ध के बाद होने वाली क्षति से परिचित है, इसलिए अपरोध की नीति के कारण ये तीसरा विश्व युद्ध नहीं हो पाया। अब आगे बढ़िए। दो ध्रुवीय विश्व, जब विश्व में शक्ति के दो केंद्र हों, दो ध्रुवीयता कहलाती है और ऐसे विश्व को दो ध्रुवीय विश्व कहा जाता है। समझे? आगे देखिए। सैन्य संबंधी संगठन, जो अमेरिका है, यूएसए, इन्होंने सैन्य संगठन बनाए। उनमें था एक तो नाटो, एक सीटो और सेंटो। नाटो की फुल फॉर्म क्या देखिए, एग्जाम में आएगा, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीट ऑर्गेनाइजेशन, नाटो NATO, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीट ऑर्गेनाइजेशन, यानी उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, जिसमें 12 देश थे और ये 12 देश मिलकर के इन्होंने ये संगठन बनाया। इनका प्रमुख उद्देश्य यह था कि यदि 12 देशों में से किसी भी देश के ऊपर कोई आक्रमण करेगा तो 12 के 12 देश मिलकर के उसका सामना करेंगे। इसकी जो स्थापना है वो 4 अप्रैल 1949 को हुई। 4 अप्रैल 1949 को नाटो की स्थापना हुई। आगे देखिए, सेंटो और सीटो संगठन भी इन्होंने बनाया। SEATO यानी साउथ ईस्ट एशियन ट्रीट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1954 में हुई। दक्षिण पूर्वी एशिया संधि संगठन, यूएसएसआर ने, सोवियत संघ ने भी एक वार्सा पैक्ट किया। इस वार्सा पैक्ट वो 1956 में हुआ। इसका उद्देश्य नाटो में शामिल देशों का मुकाबला करना था। अब आगे हम देखेंगे कि जो शीत युद्ध का दौर चला, इसमें दोनों महाशक्तियां
छोटे छोटे देशों को अपने ओर मिलाने के लिए बड़ी आकर्षित रहती थी। ऐसे क्या कारण है कि छोटे छोटे देशों को ये अपनी ओर मिलाना चाहती थी? उसका प्रमुख कारण ये था कि ये महाशक्तियां छोटे छोटे देशों के प्राकृतिक संसाधनों पर अपना अधिकार, अपना नियंत्रण जमाना चाहती थी, क्योंकि ये जो महाशक्तियां थी ये विकसित थी, तो इनको कच्चे माल की आवश्यकता रहती थी। तो कच्चा माल कहां से मिलेगा? छोटे देशों से मिलेगा। तो प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण के लिए ये छोटे देशों को अपनी ओर मिलाना चाहती थी। दूसरा है सैनिक ठिकाने स्थापित कर सके। ये महाशक्ति अपने सैनिक ठिकाने वहां स्थापित कर सकती है ताकि दूसरी महाशक्ति के ऊपर निगाह रख सके। तीसरा है भू क्षेत्र, जो छोटे छोटे देशों का भू क्षेत्र है उनको ये उपयोग कर सके, वहां पे अपनी सेनाएं स्थापित कर सके, सेना से निगरानी रख सके। और दूसरा आर्थिक मदद। आर्थिक मदद भी एक महत्वपूर्ण इसमें मुद्दा था कि जैसे वहां सैनिक रहेंगे तो सैनिकों का खर्चा वर्चा भी वही छोटे देश ही उठाएंगे। तो इन कारणों से छोटे देशों के प्रति आकर्षित रहती थी। और छोटे देश भी इनमें मिलना क्यों चाहते थे? उसका भी रीजन है कि छोटे देश को एक तो राजनीतिक संरक्षण मिल जाता था, आर्थिक मदद मिल जाती थी, जब भी अर्थ की आवश्यकता हो तो इनसे वो उधार ले ले। दूसरा, इनको कोई परेशानी आए तो तुरंत महाशक्तियों से हेल्प ले ले। तो इस तरह से सुरक्षा का वादा ये करते थे, सैन्य सहायता इनको मिल जाती थी और आर्थिक मदद भी इनको मिल जाती थी। इस वजह से छोटे देश महाशक्तियों से जुड़ना चाहते थे। अब आगे आगे सब युद्ध के दायरे, शीत युद्ध के दायरे कहां तक है, इसका फैलाव कहां तक है? आप देखिए, क्यूबा मिसाइल संकट हुआ था 1962 में, बर्लिन की नाकेबंदी हुई थी 1948 में, कोरिया संकट हुआ था 1950 में, कांगो संकट हुआ था 1960 में, वियतनाम में अमेरिका का हस्तक्षेप हुआ था 1954 से 75 तक, हंगरी में सोवियत संघ का हस्तक्षेप 1956 में। अब ये सबसे महत्वपूर्ण अपन देखेंगे क्यूबा मिसाइल संकट क्या है। क्यूबा जो देश है ये समाजवादी विचारधारा को मानने वाले देश थे। इसके जो राष्ट्रपति थे उनका नाम था फिदेल कास्ट्रो। 1962 की घटना है कि ये जो क्यूबा है अमेरिका के समीप स्थित है। अमेरिका में पूंजीवादी विचारधारा है। अमेरिका के राष्ट्रपति उस समय जॉन एफ कैनेडी थे। जॉन एफ कैनेडी चाहते थे कि क्यूबा का तख्ता पलट कर दिया जाए, क्योंकि समाजवादी सरकार है, यूएसएसआर के ये साथ में मिले हुए हैं। तो निकिता क्रुश्चेव ने इस चीज को भांप लिया था और निकिता क्रुश्चेव और फिदेल कास्ट्रो ने मंत्रणा करके ये विचार किया कि 1962 में यूएसएसआर ने क्यूबा में मिसाइलें तैनात कर दी, जिसका अमेरिका को 3 सप्ताह तक पता नहीं चला। जब मालूम चला तो उन्होंने अपने सैनिक बेड़ों को सीमा पे ला दिए और एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि युद्ध अब हुआ कब हुआ। लेकिन दोनों ने सोच विचार करके कि यदि युद्ध हुआ तो बहुत क्षति पहुंचेगी और दोनों ने बैक टू पवेलियन अपनी अपनी सेना को वापस बुला दिया। तो ये क्यूबा मिसाइल संकट है वो शीत युद्ध का चरम बिंदु कहलाता है। क्यूबा मिसाइल संकट शीत युद्ध का चरम बिंदु कहलाता है। ये 1962 में हुआ। ठीक, ओके, आगे देखिए आप। अब आगे आता है गुट निरपेक्षता। गुट निरपेक्षता क्या है? गुट निरपेक्षता का जैसे आपने देखा होगा धर्मनिरपेक्षता, तो इस तरह गुट निरपेक्षता। गुट निरपेक्षता मतलब है किसी भी गुट में हम शामिल नहीं होंगे। ये गुट निरपेक्षता उन देशों ने अपनाई जो अभी अभी नव स्वतंत्र हुए थे। उन नव स्वतंत्र देशों के निर्माण करने वाले नेताओं ने यह सोचा कि काफी लंबे समय से हम उपनिवेश के चंगल में फंसे हुए थे और अब अभी अभी हम स्वतंत्र हुए हैं। उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, गरीबी मुंह बाएं खड़ी हुई है, सुरक्षा के मुंह की तरह गरीबी फैली हुई है। तो किसी गुट में शामिल होने के बजाय हम आर्थिक सुदृढ़ होना है। तो गुट निरपेक्षता के लिए जो एशिया, अफ्रीका और लातिन अमेरिका की जो नेता थे, नव स्वतंत्र देश थे और उनके जो नेता थे, उन्होंने गुट निरपेक्षता के बारे में विचार किया। जैसे यूगोस्लोवाकिया के जोसेफ ब्रोज टीटो, मिस्र के गमार अब्दुल नासिर, इंडोनेशिया के डॉक्टर सुकर्नो, घाने के वामे एन कुर्मा और भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन 5 लोगों ने मिल करके एक सोच रखी गुट निरपेक्षता की। और पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में हुआ। इसमें जो चुनौतियां थी वो क्या थी कि आर्थिक टिकाऊ विकास होना चाहिए। इन छोटे छोटे देशों का आर्थिक टिकाऊ विकास होना चाहिए और इन्होंने गुट निरपेक्षता की नींव रखी। अब आगे आप देखिए कि गुट निरपेक्षता में जो छोटे छोटे देश थे, ये देश सब आर्थिक रूप से सक्षम नहीं थे। इनमें आर्थिक विकास कैसे हो, तो एक नया जो दिया वो था नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को। नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था थी जिसमें नव स्वतंत्र देश जो थे उनकी वैश्विक व्यापारिक प्रणाली में सुधार का प्रस्ताव लिया गया
जो ये जो प्रस्ताव था 1972 में यूएस की बैठक में लिया गया, जिसमें अंकटॉड नामक व्यापार व विकास में संबंधित सम्मेलन आयोजित हुआ। उसमें ये कहा गया कि जो छोटे छोटे देश है उन पे की जो प्राकृतिक संसाधन है, उन प्राकृतिक संसाधनों पर छोटे छोटे देशों का ही नियंत्रण रहेगा, महाशक्तियों का कोई नियंत्रण नहीं रहेगा। इन छोटे छोटे देशों को नवीन जो प्रौद्योगिकी है वो कम कीमत में उपलब्ध करा दी जाएगी और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी इनका एक अच्छा स्थान रहेगा, अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक इनकी पहुंच बन जाएगी। इस तरह से नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का मूल उद्देश्य था नव स्वतंत्र देशों को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाना, आर्थिक रूप से विकसित करना। अब आप देखिए भारत का शीत युद्ध में क्या रोल था। भारत और शीत युद्ध, भारत का शीत युद्ध में जैसे प्रश्न आ जाए शीत युद्ध और भारत का शीत युद्ध में अपना स्थान है, उसके बारे में टिप्पणी लिखी तो अपन लिख सकते हैं दोनों गुटों की खेमेबंदी से अलग रखा गुटनिरपेक्षता के कारण और भारत ने दोनों गुटों से अलग रहा है। नव स्वतंत्र देशों की महाशक्तियों के खेमे में जाने का पुरजोर विरोध किया। भारत की नीति न तो नकारात्मक थी और न ही निष्क्रियतावादी थी। नेहरू जी ने कहा था भी कि ये कोई पलायनवादी नीति नहीं है। वह इन्होंने महाशक्तियों को एक सीमा तक सीमित रखा और जो महाशक्तियां से भारत को एक बेनिफिट भी था, जहां इसको फायदा मिलता था भारत को, क्योंकि भारत गुटनिरपेक्ष देश था तो ये अपने हित भी साधता था। इस प्रकार से भारत और शीत युद्ध है। ये भी आ सकता है कि शीत युद्ध का कारण क्या था, शीत युद्ध क्यों हुआ। शीत युद्ध इस वजह से हुआ कि जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्ति के कगार पे था 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम डाल दिए, एक फैटमैन और एक लिटिल बॉय। तो जैसे मैंने यहां पे भी लिखा है कि लिटिल और फैटमैन नाम से 2 परमाणु बम डाल दिए थे। तो अमेरिका ने जो वहां पे परमाणु बम डाले, लेकिन उसका यूएसएसआर को पता ही नहीं था। तो यूएसएसआर का ये तर्क था कि आपको परमाणु बम डालने की कहां आवश्यकता पड़ेगी, जब जर्मनी पहले ही सरेंडर हो चुका है, इटली सरेंडर हो चुका है, जापान भी सरेंडर होने वाला है, तो आपने वहां पे जनहानि की। तो यूएसएसआर का दावा था कि या तो अपने आप को आप महाशक्ति साबित करना चाहते हो। तो यूएसएसआर और अमेरिका के बीच में एक तनाव सा क्रिएट हो गया और इन्होंने उस तनाव का जो परिणति थी वो शीत युद्ध में आई और शीत युद्ध का दौर 1945 से चला, जो 1990 तक जारी रहा, जब तक कि सोवियत संघ का विघटन नहीं होगा। सेकंड चैप्टर 2 ध्रुवीयता का अंत पढ़ाएंगे। ये जो चैप्टर है, ये जो पार्ट स्टार्ट होता है वो बर्लिन की दीवार से स्टार्ट होता है। बर्लिन की दीवार शीत युद्ध का प्रतीक मानी जाती है। बर्लिन की दीवार 1961 में बनी और 1989 में गिराई गई। ये जो बर्लिन की दीवार है ये पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी को अलग करती है, यानी पूंजीवादी विचारधारा और समाजवादी विचारधारा के मध्य विभाजन का यह प्रतीक है बर्लिन की दीवार। बर्लिन की दीवार 150 किलोमीटर लंबी थी, जो 28 वर्ष तक खड़ी रही और शीत युद्ध का प्रतीक इसको माना गया है। इस चैप्टर में एक बार मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये चैप्टर 6 अंक का है। इसमें 2 प्रश्न वस्तुनिष्ठ आएंगे 1-1 नंबर के और 4 प्रश्न अति लघुतरात्मक आएंगे नंबर के आएंगे, यानी 1-1 नंबर के आएंगे। तो इसमें बड़े प्रश्न को हम नहीं टच करेंगे, सिर्फ वस्तुनिष्ठ और अति लघुतरात्मक प्रश्नों पर ही केंद्रित रहेंगे। तो जब बर्लिन की दीवार है वो 150 किलोमीटर लंबी थी और 1961 में बनी और 1989 में इसको गिरा दिया गया। ये और 1990 में जर्मनी का एकीकरण हुआ। जब बर्लिन की दीवार गिराई गई उसके बाद जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? 1990 में। इसके बाद हम देखेंगे कि ये जो पूर्वी यूरोप के देश हैं, दूसरे विश्व युद्ध के बाद पूर्वी यूरोप के देश फांसीवाद का शिकार हो रहे थे। तो सोवियत संघ ने फांसीवादी विचारधारा से या फांसीवाद से छुटकारा दिलाने के लिए प्रयास किया और ये पूर्वी यूरोप के जो देश हैं वो समाजवादी विचारधारा से प्रभावित हुए और ये 8 देश सोवियत संघ के साथ जुड़ चुके थे और इनको दूसरी दुनिया के नाम से
जाना गया। यानी पूर्वी यूरोप के वो देश जो समाजवादी विचारधारा को मानते थे वो पूर्वी दुनिया के नाम से जाने जाने लगे। आगे हम देखेंगे कि 1917 में रूस में साम्यवादी क्रांति हुई। रूस में 1917 में साम्यवादी क्रांति हुई, जिसको बोल्शेविक क्रांति भी कहते हैं। व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में हुई थी। पूंजीवादी विचारधारा के विरोध में ये क्रांति हुई थी और उसके बाद समाजवादी विचारधारा रूस में आई। और व्लादिमीर लेनिन बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। व्लादिमीर लेनिन तो वही स्थान है जो स्थान हमारे भारत में महात्मा गांधी का है। तो व्लादिमीर लेनिन ने समाजवादी विचारधारा को वहां चालू किया और ये समाजवादी विचारधारा के एक तरह से स्तंभ इनको माना जाता है, इनको प्रेरणा स्रोत माना जाता है। अब आता है नंबर सोवियत राजनीतिक प्रणाली। समाजवादी व्यवस्था लागू होने के बाद में वहां सोवियत प्रणाली चालू हुई। सोवियत प्रणाली के जरिए सोवियत संघ ने बहुत आर्थिक विकास किया, यानी पिन से लेकर के कार तक वहां बनाया जाने लगा। यहां समानता पे आधारित प्रणाली है ये। इसमें कम्युनिस्ट पार्टी केंद्र में थी, धुरी थी, तो कम्युनिस्ट पार्टी का मत दबदबा रहा और सोवियत राजनीतिक प्रणाली की धुरी कम्युनिस्ट पार्टी थी। अर्थव्यवस्था योजनाबद्ध तरीके से वहां चल रही थी और ये राज्य के नियंत्रण में थी। 15 गणराज्यों को मिलाकर सोवियत संघ बनाया गया था। ये जो सोवियत संघ है ये 15 गणराज्यों को मिलाकर के बनाया गया था। और बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के जो संस्थापक है वो है व्लादिमीर लेनिन। अभी एग्जाम में प्रश्न आ जाए, बोल्शेविक समाजवादी जो कम्युनिस्ट पार्टी है, बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी है, उसके संस्थापक थे व्लादिमीर लेनिन। यूएसएसआर ने 1979 में अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया। सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया 1979 में। और 1979 में अफगानिस्तान में हस्तक्षेप करने के बाद सोवियत संघ की आर्थिक व्यवस्था चरमरा गई थी और वहीं से सोवियत संघ डाउनफॉल में आ गया था, जिससे सोवियत संघ पर आर्थिक दबाव बढ़ गया था। 1970 के दशक में सोवियत प्रणाली लड़खड़ा गई और लास्ट में ठहर सी गई थी। अब आता है 1980 के दशक के मध्य में मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ के कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने। जो मिखाइल गोर्बाचेव थे वो 1980 के दशक के मध्य में यानी 1984 के लगभग ये महासचिव बने सोवियत संघ के। आगे आता है कि सोवियत संघ पर कम्युनिस्ट पार्टी ने 70 साल तक राज किया। कम्युनिस्ट पार्टी ने सोवियत संघ पर कितने वर्षों तक राज किया? 70 वर्षों तक राज किया। सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राष्ट्र रूस को बनाया गया। सोवियत संघ का जो उत्तराधिकारी राष्ट्र है वो रूस को बनाया गया, क्योंकि रूस सबसे बड़ा देश था उनमें। और रूस को ही सोवियत संघ में स्थायी सदस्यता का दर्जा दिया गया। दिसंबर 1991 में बोरिस येल्त्सिन के नेतृत्व में यूएसएसआर के 3 देश यूक्रेन, बेलारूस और रूस ने सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा कर दी। अभी प्रश्न आ जाए कि रूस के पहले निर्वाचित राष्ट्रपति कौन थे? तो वो थे बोरिस येल्त्सिन। और रूस, यूक्रेन और बेलारूस कब अलग हुए? दिसंबर 1991 में। और बोरिस येल्त्सिन रूस के पहले चुने हुए राष्ट्रपति बने। 25 दिसंबर 1991 को गोर्बाचेव ने इस्तीफा दे दिया। जो मिखाइल गोर्बाचेव है उसने 25 दिसंबर 1991 को इस्तीफा दे दिया राष्ट्रपति पद से। 25 दिसंबर, याद रखना, 25 दिसंबर 1991 को मिखाइल गोर्बाचेव ने राष्ट्रपति त्याग पत्र दे दिया। अब आगे आता है कि ये जो मिखाइल गोर्बाचेव है, इस मिखाइल गोर्बाचेव ने अर्थव्यवस्था को अच्छी बनाने के लिए सोवियत संघ की 2 नीतियां अपनाई, पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्त। अभी एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि सोवियत संघ में मिखाइल गोर्बाचेव ने आर्थिक सुधारों के लिए कौन सी 2 नीतियां अपनाई? तो वो 2 नीतियां थी पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्त। पेरेस्ट्रोइका का मतलब है पुनर्रचना और ग्लासनोस्त का मतलब है खुलापन। यानी वो उदारवादी अर्थव्यवस्था को अपनाना चाह रहे थे ताकि लोग पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तरफ रुझान उनका न हो जाए। अब आगे आता है कि शॉक थेरेपी क्या है। सोवियत संघ को और देशों के साथ यानी पूंजीवादी जो देश है उनसे बराबर तारतम्य बनाने के लिए, उनसे बराबर खड़ा करने के लिए अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना था। तो जो मिखाइल गोर्बाचेव है, मिखाइल गोर्बाचेव ने आर्थिक नीतियां अपनाने के बाद में शॉक थेरेपी
भी अपनाई। और ये जो शॉक थेरेपी है, जो कि आघात पहुंचाकर उपचार करना है, इसकी मान्यता थी कि मिल्कियत पर निजी स्वामित्व का समर्थन होना चाहिए। निजी स्वामित्व को वो ज्यादा तवज्जो दी गई। तो उससे क्या हुआ, शॉक थेरेपी के जरिए वहां के जो मिल्कियत है, वहां के जो संसाधन है, वो औने पौने दामों पे बिक गए थे, जो कि आगे जाकर के अब आगे देखिए, इसमें 90% उद्योग निजी हाथों में सौंप दिए गए। शॉक थेरेपी के बाद जब चली तो 90% जो उद्योग धंधे हैं वो निजी हाथों में चले गए थे। अब इसमें कुल मिलाकर देखा जाए तो शॉर्ट आंसर जो प्रश्न है उनको तो हमने क्लियर कर लिया। फिर भी यदि आउट ऑफ सिलेबस चले जाए तो उसमें 3-4 प्रश्न ही बनते हैं। पहला प्रश्न है, सोवियत संघ के विघटन के कारण क्या है? सोवियत संघ के विघटन के परिणाम क्या है? दूसरा ये बन सकता है, शॉक थेरेपी क्या है? शॉक थेरेपी के क्या दुष्परिणाम निकले? एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि मिखाइल गोर्बाचेव ने सोवियत संघ में आर्थिक सुधारों के लिए क्या प्रयास किए, उनके प्रयास कहां तक सार्थक रहे, और यदि उन्होंने आर्थिक प्रयास किए भी तो भी सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ? ये जो प्रश्न है इनको भी आप देख लेना। जितना टाइम मिले आप बुक्स पढ़िए। पासबुक्स और डेस्क वर्क को पढ़ने के बजाय आप बुक्स पढ़िए, बुक से बाहर कहीं नहीं जाएगा। तीसरे चैप्टर का नाम है समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व वाला चैप्टर बोर्ड एग्जाम में 4 अंक का है, और इन 4 अंकों का डिवाइडेशन इस प्रकार से है कि 1-1 नंबर के 2 प्रश्न आएंगे और 1 प्रश्न आएगा 2 नंबर का। समझे? 1-1 नंबर के 2 प्रश्न और 1 प्रश्न आएगा 2 नंबर का। इस प्रकार 4 नंबर का ये लेसन है। तो 4 नंबर के लेसन के आधार पर ही हम इस पाठ को पढ़ेंगे। समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व से अभिप्राय यह है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद पूरा विश्व 2 ध्रुवों में बढ़ चुका था, लेकिन 1991 के बाद सोवियत संघ का विघटन हो गया था। उसके बाद में 2 ध्रुवीयता का अंत हो गया था। 2 ध्रुवीयता के अंत के बाद यानी 1991 के बाद पूरे विश्व में सिर्फ 1 ध्रुवीय दबदबा कायम हो गया, और वो 1 ध्रुवीय दबदबे अमेरिका का था। तो अमेरिका का पूरे विश्व में कैसे दबदबा हुआ, कैसे दबदबा बना, उसके बारे में चैप्टर में अपन पढ़ेंगे। तो अपन इस चैप्टर को पढ़ें उससे पहले हम थोड़ा सा बैक में जाएंगे कि 1991 से पहले 1990 में इराक ने कुवैत पर आक्रमण कर दिया था। और जब कुवैत पर आक्रमण कर दिया तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने उस समय ये निर्देश दे दिया कि इराक के ऊपर सैनिक कार्रवाई की जाए, बल प्रयोग किया जाए। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे जॉर्ज बुश। जॉर्ज बुश ने इस घटना को नई विश्व व्यवस्था की संज्ञा दी। आपके दिमाग में प्रश्न उठेगा कि नई विश्व व्यवस्था की संज्ञा क्यों दी? तो नई विश्व व्यवस्था की संज्ञा इसलिए दी जॉर्ज बुश ने क्योंकि अब से पहले संयुक्त राष्ट्र संघ ने कभी भी ऐसा कदम नहीं उठाया। चाहे क्यूबा मिसाइल संकट हो, या बर्लिन का मामला हो, या अफगानिस्तान का मामला हो, या कांगो का मामला हो, कभी भी संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराई। लेकिन जब कुवैत पर इराक ने आक्रमण कर दिया तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने बल प्रयोग की अनुमति दे दी। उस समय जॉर्ज बुश ने अपनी सेनाओं के साथ लगभग 40 देशों की 6,60,000 सैनिकों के साथ उसने इराक पर हमला किया, और उस हमले को, उस युद्ध को कंप्यूटर युद्ध की संज्ञा दी गई। कंप्यूटर युद्ध की संज्ञा इस वजह से दी गई क्योंकि वो पूरा युद्ध व्यापक रूप से टेलीविजन में प्रसारण हो रहा था, एक तरह से वीडियो गेम की तरह चला था। तो उसको कंप्यूटर युद्ध की संज्ञा दी गई, और उसमें एटमी बमों का प्रयोग किया गया था। वीडियो गेम वार भी उसको कहते हैं। तो इस तरह से प्रथम खाड़ी युद्ध हुआ, और उस प्रथम खाड़ी युद्ध में जितना अमेरिका का नुकसान हुआ उससे कई गुना ज्यादा जर्मनी, इटली, यूरोपीय देशों ने अमेरिका को फंड उपलब्ध करा दिया था। यानी अमेरिका तो प्लस में ही रहा। दूसरा उसको एक फायदा यह भी हो गया कि पूरे विश्व में उसका दबदबा कायम हो गया। उस समय इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन थे,
तो सद्दाम हुसैन भी कहां झुकने वाले थे। लेकिन इस तरह से प्रथम खाड़ी युद्ध हुआ। अब प्रथम खाड़ी युद्ध के बाद हम इसमें देखेंगे, पहले कोई स्टार्टिंग एक बार दोबारा से आपको कर देता हूं, दोबारा रिवाइज करवा देता हूं। ये क्लास केवल रिवाइज क्लास है, इसमें सिर्फ सिलेबस के आधार पर ही आपको पढ़ा रहा हूं मैं, क्योंकि 10-5 मिनट में मैं पूरा पार्ट कंप्लीट करता हूं। तो थोड़ा ध्यान से देखिए आप, ये रिवाइज क्लास है। शीत युद्ध के अंत के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरा। इस दौर को अमेरिकी प्रभुत्व या एक ध्रुवीय विश्व का दौर कहा जाता है, अर्थात 1991 का बाद का दौर अमेरिकी वर्चस्व का दौर रहा। अब आगे हम देखेंगे, इसमें हम अमेरिकी वर्चस्व के राजनीतिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक पहलुओं के बारे में चर्चा करेंगे। कुवैत और बसरा के बीच की सड़क को हाईवे ऑफ डेथ यानी मृत्यु का राजपथ कहा गया। 1 नंबर का प्रश्न, हाईवे ऑफ डेथ किसे कहा गया है? तो कुवैत और बसरा के बीच की सड़क को हाईवे ऑफ डेथ कहते हैं। कुवैत इराक युद्ध के दौरान वहां पर इतनी मारकाट मची थी, इतनी लोगों की हत्या हुई थी, तो उसको क्या नाम दिया गया? हाईवे ऑफ डेथ यानी मृत्यु का राजपथ। तो आगे हम देखेंगे, फरवरी 1991 में खाड़ी युद्ध हुआ पहला, और अगस्त 1990 में इराक ने कुवैत पर हमला कर दिया था। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने कुवैत को मुक्त कराने के लिए बल प्रयोग की अनुमति दे दी। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने नई विश्व व्यवस्था की संज्ञा दे दी। अब आप इसमें देखेंगे कि इस अभियान को जो अमेरिका ने चलाया, उस अभियान का जो नेतृत्व कर रहा था, जिस अभियान का नाम था ऑपरेशन ऑफ डेजर्ट स्टॉर्म। ऑपरेशन ऑफ डेजर्ट स्टॉर्म, उस ऑपरेशन का नाम था, इराक कुवैत में जो मामला हुआ था, और उसका जो जनरल था, जो उसका नेतृत्व कर रहे थे, वो अमेरिकी जनरल थे नॉर्मन स्वार्जकॉव उसके जनरल थे। और यूएसए ने के उसमें जो 6,60,000 जो सैनिक थे, उसमें 75% सैनिक अमेरिका के थे। आगे आप देखिए कि उसके बाद में बिल क्लिंटन 1992 में अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव हुए। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के दौरान वहां पे जो डेमोक्रेटिक पार्टी का जो प्रत्याशी थे वो थे बिल क्लिंटन, और रिपब्लिक पार्टी के प्रत्याशी थे जॉर्ज बुश। जॉर्ज बुश चूंकि अपनी नीतियों के कारण लोगों में ज्यादा फेमस नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि अमेरिका की जनता चाह रही थी कि अमेरिका का पैसा विदेश नीतियों को और विदेशों की विदेश नीतियों को देखने में और देशों के अंदर नुक्ताचीनी करने में या गड़बड़ करने में लगा हुआ। तो जॉर्ज बुश की नीतियों से अमेरिका के लोग खुश नहीं थे। जबकि जो बिल क्लिंटन था, जो डेमोक्रेटिक पार्टी के थे, तो बिल क्लिंटन ने क्या किया, उसका एक एजेंडा था, चुनावी एजेंडा क्या था उसका, कि जो विदेश नीति के बजाय उसने घरेलू नीति को शामिल किया। बिल क्लिंटन ने अपने राष्ट्रपति के चुनावी एजेंडे में विदेश नीति के बजाय घरेलू नीति को शामिल किया, लोकतंत्र को। और बिल क्लिंटन ने अपने जो शासनकाल में, बिल क्लिंटन 2 बार राष्ट्रपति चुने गए, 1992 के राष्ट्रपति चुनाव में भी और 1996 के राष्ट्रपति चुनाव में भी, यानी 8 वर्ष बिल क्लिंटन का शासन रहा, मतलब राष्ट्रपति रहे अमेरिका के। और बिल क्लिंटन ने अपने काल में 8 वर्ष के कार्यकाल में क्या काम किया, इसने लोकतंत्र को बढ़ावा दिया, जलवायु परिवर्तन के बारे में काम किया और विश्व व्यापार को इसने बढ़ावा दिया। अब इसके बाद में बिल क्लिंटन के दौर के बाद अब आता है 9/11 9/11। 9/11 से अभिप्राय है कि आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी एक उस टाइम युद्ध हुई, जो 9/11 यानी 11 सितंबर 2001 को 11 सितंबर 2001 को अमेरिका के 4 ठिकानों पर आतंकवादियों ने बम गिराए थे, और उस घटना को 9/11 के नाम से जानते हैं। आप सोचते होंगे 9/11 का मतलब 9 तारीख 11वां महीना? नहीं, ये हिंदुस्तान में होता है। अमेरिका में पहले महीना लिखा जाता है 9वां महीना यानी सितंबर का महीना, 11 तारीख यानी 9/11। अपन लिखते हैं 11/9, जबकि अमेरिका में लिखा जाता है पहले महीना बाद में तारीख, तो 9/11 यानी 11 सितंबर 2001 को
14 अपहरणकर्ताओं ने 4 अमेरिकी व्यावसायिक विमानों पर कब्जा कर लिया। और इन्होंने क्या किया, कब्जा करने के बाद, अपहरण करने के बाद उन अपहरणकर्ताओं ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के उत्तरी और दक्षिणी टावर पर एक एक हवाई जहाज टकरा गए। एक पेंटागन जो रक्षा विभाग का मुख्यालय है वहां पर टकराया। चौथा विमान अमेरिका की कांग्रेस की बिल्डिंग पर गिराना चाहते थे, लेकिन वह पेंसिल्वेनिया के खेत में जाके गिरा। ये जो घटना हुई, इस घटना को 9/11 के नाम से जाना जाता है, यानी 9/11 वाली घटना है। इस 9/11 वाली घटना में 3000 अमेरिकी मारे गए। और ये इतनी बड़ी घटना थी कि जो संयुक्त राज्य अमेरिका जो खड़ा हुआ था 1976 से, 1976 में संयुक्त राज्य अमेरिका बना। 1976 के बाद में सबसे बड़ी घटना थी 9/11 की, जब 3000 आदमी एक साथ अमेरिका में मरे। इसमें क्या हुआ, ये इसके बाद में फिर वहां चुनाव हुए, राष्ट्रपति चुनाव हुए अमेरिका में। और राष्ट्रपति चुनाव में फिर जॉर्ज बुश का जो बेटा था, जॉर्ज डब्ल्यू बुश, वो रिपब्लिक पार्टी की तरफ से खड़े हुए, जबकि डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से बिल क्लिंटन ही खड़े हुए। लेकिन ये 9/11 की घटना के बाद बिल क्लिंटन चुनाव हार गए और जॉर्ज डब्ल्यू बुश चुनाव जीत गए। और फिर आतंकवाद के खिलाफ उन्होंने क्या किया, ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम अभियान चलाया, ताकि इन आतंकवाद के विश्वव्यापी जो घटनाएं हैं उनमें वो काबू पाया जा सके, जो कि अलकायदा और तालिबान के विरोध में था। और इस पर अब इसके बाद में अपन देखेंगे, जैसे 9/11 अपन ने देख लिया। अब इराक पर हमला 19 मार्च 2003। फिर अमेरिका ने क्या किया, जब जॉर्ज डब्ल्यू बुश राष्ट्रपति बन गए थे, तो इसने फिर आतंकवाद के खिलाफ और आतंकवाद का सहारा लेकर के, और इन्होंने क्या किया, इराक को, जो कि वहां का राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन था, वो सद्दाम हुसैन की सत्ता से संतुष्ट नहीं थे। संतुष्ट का मतलब वो उनका मोहरा नहीं बन पा रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, अमेरिका ने ये सोचा कि क्यों नहीं इराक के तेल के संसाधनों पर अपना नियंत्रण हो, इराक की सत्ता पर हम अपने मन मर्जी से कठपुतली सरकार बना के बिठा सके, वहां के प्राकृतिक संसाधनों का हम उपयोग कर सके। तो क्या हुआ, जो जॉर्ज डब्ल्यू बुश था, उन्होंने क्या किया कि इराक पर हमला कर दिया 19 मार्च 2003 को। 19 मार्च 2003 को इराक पर हमला कर दिया और अमेरिका ने ऑपरेशन इराकी फ्रीडम नाम से एक अभियान चलाया। ऑपरेशन इराकी फ्रीडम नाम से अभियान चलाया। इसमें इसका मकसद था इराक के तेल भंडारों पर कब्जा करना। अमेरिका का क्या मकसद था इराक के ऊपर आक्रमण करने का, कि एक तो था इराक के तेल भंडारों पर कब्जा करना, मनपसंद सरकार बनवाना और तेल भंडारों पर नियंत्रण करना और सद्दाम हुसैन की सरकार को गिराना। तो इसमें अमेरिका के 3000 सैनिक मारे गए और अमेरिका को इसमें कुछ खास मिला नहीं। इस तरह से अमेरिका ने इराक पर कब्जा किया। ये जो पूरा घटनाक्रम है, ये पूरे घटनाक्रम ये बताता है कि अमेरिका ने अपने वर्चस्व को स्थापित करने के लिए क्या क्या किया और किन किन कारणों से अमेरिका का वर्चस्व हुआ। यहां आता वर्चस्व। वर्चस्व यानी दबदबा, वर्चस्व यानी दादागिरी, यानी वैश्विक आर्थिक व्यवस्था में अमेरिका की ही चलेगी। वैश्विक अर्थव्यवस्था में अमेरिका का दबदबा रहेगा, अमेरिका का बोलबाला रहेगा, क्योंकि पूरे विश्व में अमेरिका की अर्थव्यवस्था सबसे अच्छी अर्थव्यवस्था है। वहां का जो संस्थागत ढांचा है बहुत बढ़िया है, वहां की संस्कृति बहुत बढ़िया है, वहां के जो एक वर्चस्व स्थापित करने के लिए बताया गया है, यानी वहां का राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक वर्चस्व अच्छा है। और ये वर्चस्व के लिए एक शब्द यूज लेते हैं, हेगेमनी। हेगेमनी एक यूनानी शब्द है। हेगेमनी एक यूनानी शब्द है जो वर्चस्व के लिए उपयोग किया जाता है। यूनान में स्पार्टा और एथेंस, स्पार्टा और एथेंस में चलता रहता था वहां संघर्ष। तो उस टाइम पे ये शब्द निकल के आया हेगेमनी, यानी दबदबा, यानी वर्चस्व। तो इस पूरे पाठ में हम ये देखेंगे कि समकालीन विश्व में अमेरिका का वर्चस्व कैसे रहा, कैसे हुआ, और आज भी अमेरिका का वर्चस्व धीरे धीरे कम होता जा रहा है। आज के टाइम पे पूरा विश्व बहुध्रुवीय विश्व में बदलता जा रहा है। अब हमने ये देखा इस पूरे पाठ के अंदर हमको सिर्फ एक एक नंबर के प्रश्न 2 और एक प्रश्न
2 नंबर का, यानी 4 नंबर का ये पार्ट है। एक बार आप पार्ट को सुनना, आपकी पूरा पार्ट क्लियर हो जाएगा। चौथा पार्ट पढ़ेंगे सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद 2 ध्रुवीयता का अंत हो गया और पूरा विश्व एक ध्रुव में कन्वर्ट हो गया, जो अमेरिका था। अब स्वतंत्र देशों ने अनेक असैनिक संगठन बनाने चालू कर दिए। उनका मुख्य उद्देश्य था उन देशों का आर्थिक विकास करना, जिनमें यूरोपीय संघ, आसियान ऐसे सैनिक संगठन बन गए जो सत्ता के रूप में अमेरिका के विकल्प को टक्कर दे रहे थे। चाइना के बढ़ते कदम आर्थिक जगत में उसने भी अमेरिका को चुनौती दी, अमेरिका की सत्ता को एक विकल्प के रूप में चुना। इस पाठ में हम सत्ता के इन्हीं वैकल्पिक केंद्रों के बारे में पढ़ेंगे। हम इसमें आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो पाठ है सत्ता का वैकल्पिक केंद्र, ये बोर्ड एग्जाम में 4 अंक का है और उसमें से निबंधात्मक प्रश्न आएंगे। अब आप देखिए, हम इसी हिसाब से इस पाठ को कन्वर्ट करेंगे। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद द्विध्रुवीयता का अंत हो गया, अतः विश्व में स्वतंत्र देशों ने मिलकर अनेक असैनिक संगठन जैसे यूरोपीय संघ और आसियान आदि खड़े किए, जिनका मुख्य उद्देश्य था देशों का आर्थिक विकास करना। इसके अतिरिक्त चीन के आर्थिक क्षेत्र में बढ़ते कदमों ने विश्व राजनीति में नाटकीय प्रभाव डाला है। इससे लगने लगा है कि विश्व में अमेरिका के अलावा सत्ता के अन्य विकल्प भी मौजूद हैं। तो ये थे सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, जिसमें हम इस पाठ के अंदर यूरोपीय संघ, आसियान और चाइना की अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे कि ये किस प्रकार से विकल्प के रूप में उभरे हैं। सबसे पहले यूरोपीय संघ। मार्शल योजना के तहत 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की गई, जिसमें व्यापार व आर्थिक मामलों में मदद मिली। मतलब दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने यूरोपीय देशों की काफी मदद की और वो मदद मार्शल योजना के तहत की। उससे यूरोप के आर्थिक विकास हुआ, देशों का डेवलपमेंट हुआ। तो इस मार्शल योजना में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की गई, जिससे व्यापार व आर्थिक मामलों में मदद मिली। 1949 में यूरोपीय परिषद ने राजनीतिक मामलों में अगला कदम साबित हुआ। 1957 में यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी का गठन हुआ। सोवियत संघ के विघटन के बाद इस प्रक्रिया में तेजी आई। 1992 में यूरोपीय संघ की स्थापना हुई। इन चरणों के बाद में 1992 में यूरोपीय संघ की स्थापना हुई और धीरे धीरे आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ यूरोपीय संघ राजनीतिक रूप लेता गया। अब ये जो यूरोपीय संघ की स्थापना हुई, ये विदेश और सुरक्षा नीति में भी हस्तक्षेप करने लगे कि किस तरह से अर्थ के साथ साथ राजनीति में भी इन्होंने अपना विस्तार किया। यूरोपीय संघ का आर्थिक, राजनीतिक और कूटनीतिक तथा सैनिक प्रभाव बहुत जबरदस्त है। ये यूरोपीय संघ है, इनका राजनीतिक, कूटनीतिक, आर्थिक प्रभाव जबरदस्त है। 2016 में ये दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी थी। इसका सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी 17,000 अरब डॉलर से भी अधिक है, जो कि अमेरिका के बराबर है। विश्व व्यापार में इसकी हिस्सेदारी अमेरिका से 3 गुना ज्यादा है। और जो यूरोपीय संघ है, इसकी मुद्रा है यूरो, और ये यूरो अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्व को खतरा पैदा हो गया, अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्व को टक्कर दे रहा है। तो ये जो यूरोपीय संघ है, ये यूरोपीय संघ आज बहुत बड़ी शक्ति बनकर उभरा है। और इस यूरोपीय संघ में यूरोप के सभी देश है, और जो यूरोपीय संघ है उसमें एक फ्रांस है जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थायी सदस्य भी है, और फ्रांस के पास परमाणु शक्ति भी है। तो ये यूरोपीय संघ आज सत्ता का वैकल्पिक केंद्र बना हुआ है। इसके बाद पढ़ेंगे हम आसियान। आसियान यानी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन यानी ASEAN, आसियान, जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र संघ, जिसकी स्थापना 1967 में हुई थी और इसके 5 संस्थापक इसमें देश थे। इसका मुख्य उद्देश्य था क्षेत्र में आर्थिक, सांस्कृतिक व सामाजिक विकास को बढ़ावा देना, क्षेत्रीय शांति व सुरक्षा स्थापित करना, दूसरा साझे हितों जैसे कृषि, व्यापार, उद्योगों में परस्पर सहयोग कायम करना।
तो ये आसियान है, इसकी उपलब्धियां क्या रही? इसकी उपलब्धियां थी आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास के साथ साथ शांति में सहयोग में सफलता, मुक्त व्यापार क्षेत्र का गठन, पूर्वी एशियाई देशों के बीच सेतु का काम करना और टकराव के स्थान पर वार्ता की नीति अपनाई। ये जो आसियान संगठन है, इसका काम करने का तरीका क्या था कि टकराव की जगह वार्ता के द्वारा समस्या का समाधान निकाला जाए। लड़ाई समस्या का समाधान नहीं है, लड़ाई के बजाय इसमें वार्ता की जाए और अपने जो क्षेत्र के, अपने जो देश के जो भी समस्याएं हैं उनको मिल बैठ के वार्ता के द्वारा उनका समाधान किया जाए। और इन छोटे छोटे देशों ने मिल करके आर्थिक विकास किया और ये आर्थिक विकास आसियान का, इनके डेवलपमेंट का बहुत बड़ा कारण बना। अब आप इसमें देखिए कि जो आसियान है ये आज भी इतना बढ़िया चल रहा है कि भारत और यूरोप जैसे देशों से इसने व्यापारिक संबंध को सुदृढ़ किया है और सुदृढ़ करने का प्रयास कर रहा है। तो यूरोपीय संघ और आसियान के बाद नंबर आता है चाइना का। 1949 में चीन में साम्यवादी क्रांति हुई और इस साम्यवादी क्रांति माओ से तुंग के नेतृत्व में हुई। माओ से तुंग के नेतृत्व में साम्यवादी क्रांति के बाद चीन जब स्वतंत्र हो गया तो वो तेजी से आगे बढ़ा आर्थिक विकास के क्षेत्र में। और चाइना की जो अर्थव्यवस्था है 1978 के बाद ये आर्थिक ताकत के रूप में उभरा, चीन की महाशक्ति के रूप में इसकी पहचान बनने लग गई। और जनसंख्या में वैसे भी चीन सबसे बड़ा देश है, क्षेत्रफल में विश्व का चौथा सबसे बड़ा देश है और चीन के पास थल सेना विश्व की सबसे बड़ी है। चीन के पास विश्व की सबसे बड़ी थल सेना है। अब हम चीन की अर्थव्यवस्था को पढ़े जो कि आज बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुका है आर्थिक क्षेत्र में और अमेरिका को टक्कर दे रहा है। इसमें भारत चीन संबंध एक लास्ट, इस चैप्टर के लास्ट में एक भारत चीन संबंध के बारे में भी लिखा गया है, जिसमें बताया गया है भारत चीन के जो संबंध है वो पहले थोड़े उतार चढ़ाव वाले थी। अब उतार चढ़ाव के साथ साथ अब धीरे धीरे उतार चढ़ाव के बाद सौहार्दपूर्ण हो रहे हैं भारत और चीन के संबंध। व्यापार भी 30% सालाना बढ़ रहा है। और यह जो सबसे बड़ा विवाद है भारत और चीन के बीच में वो सीमा विवाद है। और सीमा विवाद के साथ साथ यूएस में ये पाकिस्तान का समर्थन कर रहा है, आतंकवादी जो हम विचारधारा का विरोध कर रहे हैं उनमें भी ये पाकिस्तान का साथ दे रहा है। कुल मिला के ये जो पूरा पाठ है ये अमेरिका की सत्ता को टक्कर दे रहे हैं और दुनिया के सामने एक नया विकल्प दे रहे हैं। इस पाठ को में निबंधात्मक प्रश्न है, इसलिए इसमें 2-3 प्रश्न बनते हैं कि यूरोपीय संघ के बारे में और आसियान के बारे में और चीन की अर्थव्यवस्था के बारे में। बस 3 ही प्रश्न है, उसमें से कोई भी एक प्रश्न आ जाएगा। आप देखिए और फटाक से याद करिए। बेस्ट ऑफ। आज हम समकालीन दक्षिण एशिया के बारे में पढ़ेंगे। दक्षिण एशिया में 7 देश आते हैं: भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। सबसे पहले हम इसकी शासन प्रणालियों के बारे में देखेंगे कि भारत और श्रीलंका में लोकतंत्र की शासन प्रणाली चलती है। पाकिस्तान और बांग्लादेश में लोकतंत्र और सैनिक तंत्र। नेपाल में 2006 तक संवैधानिक राजतंत्र था, बाद में लोकतंत्र यहाँ कायम हो गया। मालदीव में 1968 तक सल्तनत काल चलता था, सल्तनत शासन चलता था। अब लोकतंत्र में अध्यक्षता प्रणाली चल रही है। मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी एमडीपी यह प्रमुख दल है। दक्षिण एशिया के लोग अधिकांशतः लोकतंत्र को पसंद करते हैं। दक्षिण एशिया को हम जाने उससे पहले इसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में देख लेते हैं। दक्षिण एशिया के पूर्व में हिमालय पर्वत श्रृंखला है, इसके दक्षिण में हिंद महासागर है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी है और अब अरब में और पश्चिम में अरब सागर है। अब हम भारत पाकिस्तान के प्रमुख समझौते के बारे में जानेंगे कि सिंधु नदी जल समझौता सितंबर 1960 में हुआ, जो विश्व बैंक के सहयोग से हुआ, जब भारत की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के बीच हुआ। ताशकंद समझौता जनवरी 1966 में हुआ, लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान के बीच में। इसके बाद में शिमला समझौता जुलाई 1972 में हुआ, इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में। लाहौर बस यात्रा फरवरी 1992 में हुई, जो अटल बिहारी वाजपेयी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के बीच में। अब हम इसमें देखते हैं कि जो दक्षिण एशिया है ये एक संवेदनशील इलाका है।
नदी जल विवाद, कुछ देशों में जातीय संघर्ष और संसाधनों के बीच में बंटवारे को लेकर होने वाले झगड़े और क्षेत्रीय समस्याएं इनमें बहुत है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि यदि संघर्षों की प्रकृति और देशों के आपसी सहयोगों को समझने की कोशिश करेंगे और यदि इसमें आपसी सहयोग हो तो दक्षिण एशिया भी विश्व में सत्ता के वैकल्पिक केंद्र हो सकते हैं। अब आगे हम देखेंगे पाक में लोकतंत्र के स्थायी न रहने के क्या कारण है। ऐसे क्या कारण है कि पाकिस्तान में स्थायी रूप से लोकतंत्र कायम नहीं हो पा रहा है। उसमें आप देखिए कि सेना है, धर्मगुरु और भूस्वामियों को वहां पे दबदबा है। दूसरा, भारत के साथ तनावपूर्ण संबंधों के कारण सेना समर्थक शक्तिशाली लोग हैं वहां। यहाँ के राजनीतिक दल भ्रष्ट है और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन भी पाकिस्तान को नहीं मिल पा रहा है जिससे कि लोकतंत्र कायम रहे। अमेरिका और चाइना अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए पाकिस्तान में कुछ अड़चन पैदा कर लेते हैं और सैनिक शासन वहां अधिकतर रहता है। अब हम देखेंगे कि ये दक्षिण एशिया का जो चैप्टर है, समकालीन दक्षिण एशिया, ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में 5 अंक का है। एक इसमें से वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएगा और 2-2 नंबर के 2 प्रश्न आएंगे। हम उसी हिसाब से उस पूरे पाठ को देखेंगे और पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, भारत और पाक के बीच में अब तक 4 युद्ध हुए हैं। 1947 से 1948 बीच में पहला युद्ध हुआ जो कश्मीर मुद्दे के ऊपर था। दूसरा 1965 में हुआ जो पाकिस्तान ने भारत के ऊपर आक्रमण कर दिया था। उसके बाद में 1971 में हुआ बांग्लादेश संकट के कारण। फिर 1999 में हुआ करगिल युद्ध। ये 4 युद्धों के बाद में हम देखेंगे कि भारत और पाकिस्तान ये दोनों देश ऐसे हैं दक्षिण एशिया के जो परमाणु शक्ति संपन्न देश है और परमाणु शक्ति संपन्न देश होने के कारण विश्व में इनकी एक अलग ही पहचान है। भारत और पाकिस्तान में परमाणु परीक्षण कब हुए उसको जान लेना भी बहुत आवश्यक है। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण 1974 में किया, पोखरण में किया। उसके बाद में 1998 में दूसरा परीक्षण किया, परमाणु परीक्षण भारत ने, वो भी पोखरण में किया। कुछ दिनों बाद पाकिस्तान में भी परमाणु परीक्षण हुआ, वो 1998 में ही हुआ, वो चगाई की पहाड़ियों में हुआ था। पाकिस्तान के बारे में हमने इतना देखा, उसके बाद हम देखेंगे कि भारत का श्रीलंका के साथ कैसा संबंध है। अब आ जाते हैं श्रीलंका। श्रीलंका में जातीय संघर्ष है। वहां पे जातीय संघर्ष में क्या है, बहुसंख्यक सिंगली लोग हैं, तो बहुसंख्यक सिंगली समुदाय और अल्पसंख्यक तमिल समुदाय के बीच में तनाव है। सिंगली श्रीलंका को अपना मानते हैं और तमिल वासियों को वो सरकार में, सत्ता में भागीदारी के लिए वो मना करते हैं। तमिलों को देश में कोई रियायत नहीं दी जाए और उपेक्षा का बर्ताव करते हैं। इसके मद्देनजर हुआ क्या वहां पे श्रीलंका सेना और तमिलों का जो उग्रवादी संगठन है लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिलीलम, जिसे हम लिट्टे कहते हैं, वहां सशस्त्र संघर्ष हुआ और लिट्टे की मांग थी कि तमिलों के लिए अलग देश बनाया जाए। इन सब के बावजूद भी श्रीलंका में जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण है, अर्थव्यवस्था का उदारीकरण है, जीडीपी दक्षिण एशिया में सबसे ज्यादा है। इतने संघर्षों के बावजूद लोकतंत्र श्रीलंका में कायम है। अब हम देखेंगे बांग्लादेश और भारत के बीच में संबंध काफी मधुर है, लेकिन कभी कभी कुछ मुद्दों पर सहमति और कुछ मुद्दों पर असहमति है। इसमें 2 नंबर का एक चैप्टर आ सकता है कि भारत और बांग्लादेश के बीच में किन मुद्दों पर सहमति है और किन मुद्दों पर असहमति है। तो हम देख लेते हैं कि बांग्लादेश से भारत के साथ जो सहमति है, उन सहमति के मुद्दे हैं आपदा प्रबंधन, पर्यावरण का मुद्दा, लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट की नीति और व्यापार के मुद्दे में भारत और बांग्लादेश के बीच में सहमति है। और ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जिनमें असहमति है, उनमें हम देखेंगे गंगा ब्रह्मपुत्र नदी जल में हिस्सेदारी का विवाद है, अवैध अप्रवासी भारत में आ जाते हैं शरणार्थी के रूप में, भारत विरोधी कट्टरपंथी इस्लामी जमात का समर्थन करता है बांग्लादेश, उससे भी भारत खुश नहीं है, और भारत को प्राकृतिक गैस निर्यात न करने का फैसला इसने कर रखा है। तो ये असहमति के मुद्दे हैं। इसके बाद आता है नेपाल भारत के बीच में मधुर संबंध है, भारत और नेपाल के बीच में मधुर संबंध है। ये एक हिंदू राष्ट्र है, एक संधि के तहत बिना वीजा यहाँ अपन आ जा सकते हैं। चीन से दोस्ती पर भारत खुश नहीं है। नेपाल का चीन के साथ जो दोस्ताना है उससे भारत खुश नहीं है। भारत विरोधी ताकतों के खिलाफ कदम नहीं उठाता है, जिससे भारत नाखुश है। नेपाली सोचते हैं कि भारत नेपाल के अंदरूनी मामलों में दखल देते हैं, इसके बावजूद
हमारे इनसे व्यापार, वैज्ञानिक सहयोग, साझा प्राकृतिक संसाधन, बिजली उत्पादन और जल प्रबंधन, ग्रीड के मसले पर सब एक साथ काम कर रहे हैं। अब आप देखेंगे कि भारत और भूटान के बीच में कैसे संबंध है। भारत भूटान में पनबिजली की बड़ी परियोजनाएं में हाथ बटाता है, इसके साथ साथ ही विकास योजनाओं में आर्थिक मदद करता है। और भारत और बांग्लादेश देखिए, भारत और मालदीव को देखिए, मालदीव के साथ भी भारत के सौहार्दपूर्ण संबंध है। आर्थिक विकास, पर्यटन और मत्स्य उद्योग में भारत मालदीव की मदद कर रहा है। कुल मिलाकर के ये समकालीन दक्षिणी एशिया का जो चैप्टर है, ये 5 अंक का है। इसमें पूरे चैप्टर को हमने क्या किया है, 1 अंक का जो एक वस्तुनिष्ठ आएगा उसके हिसाब से पढ़ेंगे, और दूसरा 2-2 नंबर के, इसमें 2 प्रश्न आएंगे। तो उसी हिसाब से मैंने इसको पूरा डायग्राम के रूप में आपको बताया है। आप 1-2 बार इसको पढ़ना, आपका क्लियर हो जाएगा। 5 में से 5 नंबर आएंगे। ओके, यानी आज हम संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में पढ़ेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ को यूएन नाम से भी जाना जाता है, यानी यूनाइटेड नेशन। तो सबसे पहले हमको यह जानना जरूरी है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। यह संयुक्त राष्ट्र संघ का जो चैप्टर है, यह 12वीं क्लास की बोर्ड एग्जाम में 4 अंक का आएगा। इसमें 2 प्रश्न तो वस्तुनिष्ठ आएंगे 1-1 नंबर के, और 1 प्रश्न 2 नंबर का आएगा। इस पूरे पाठ को मैंने उसी तरह से डिजाइन किया है। आप देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो प्रतीक है वह है विश्व के नक्शे के चारों तरफ जैतून की पत्तियां। ये जैतून की पत्तियां शांति का प्रतीक माना जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ आज की दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण संगठन माना जाता है। यह संगठन शांति और प्रगति के प्रति मानवता की आशा का प्रतीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ का जन्म मानवता को स्वर्ग पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि उसे नरक से बचाने के लिए हुआ है। ये जो शब्द है, ये कहते डैग हैमरशोल्ड ने, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ के दूसरे महासचिव थे। इसमें यह ध्यान रखने की बात है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव का नाम क्या है, तो उनका नाम था ट्राइंगली, और दूसरे महासचिव का नाम है डैग हैमरशोल्ड, जिन्होंने क्या कहा था कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जन्म मानवता को स्वर्ग पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि उसे नरक से बचाने के लिए हुआ है। अब आगे देखते हैं अपन। हथियार लड़ाने से बढ़िया है कि जुबान लड़ाई जाए। हथियार लड़ाने से बढ़िया है कि जुबान लड़ाई जाए। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल ने कहा, आपसी बातों से सिर खपाए बनिस्पत लड़ाई के मैदान में एक दूसरे के सिर अलग करने के बजाय। ये शशि थरूर ने कहा, जो कि भारत के थे और संयुक्त राष्ट्र संघ में अवर सचिव थे। आगे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संगठन युद्ध और शांति के मामलों में मदद करते हैं। हम सबकी बेहतर जिंदगी के लिए ये प्रयास करते हैं। अब देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य, इसके उद्देश्य क्या है। अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को रोकना, साथ ही राष्ट्रों में शांति स्थापित कर विकास व सहयोग की राह दिखाना संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य है। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई। कब हुई थी स्थापना? 24 अक्टूबर 1945 को। 2011 तक इसमें 193 सदस्य देश है। 193 इसमें सदस्य देश है। इसमें 5 स्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य हैं। अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्य हैं। वो प्रधान प्रतिनिधि महासचिव होता है। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के जो महासचिव है, वो महासचिव का नाम है एंटोनियो गुटेरेस। एंटोनियो गुटेरेस जो पुर्तगाल के हैं, ये 9वें महासचिव है। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। अब आगे देखिए आप, प्रथम विश्व युद्ध के बाद इच्छाओं और आकांक्षाओं की लगान कसने, महायुद्धों से बचने हेतु संवाद और चर्चाओं में मददगार संगठन लीग ऑफ नेशंस यानी राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। पहले विश्व युद्ध के बाद में राष्ट्र संघ की स्थापना हुई ताकि दूसरा विश्व युद्ध ना हो, लेकिन फिर भी दूसरा विश्व युद्ध हुआ, तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद में लोगों ने संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की। यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ राष्ट्र संघ का उत्तराधिकारी है। राष्ट्र संघ को अंग्रेजी में कहते हैं लीग ऑफ नेशंस, संयुक्त राष्ट्र संघ को इंग्लिश में कहते हैं यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। अब आगे देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ में
क्या सुधार होने चाहिए? ऐसे कौन कौन से सुधार होने चाहिए जो संयुक्त राष्ट्र संघ में हमारे लिए और ज्यादा बेहतर बनाए? अब आप देखिए, प्रक्रियाओं और ढांचे में सुधार होना चाहिए। सुरक्षा परिषद अब राजनीतिक वास्तविकताओं की नुमाइंदगी नहीं करती, पश्चिमी ताकतवर देशों की छाप झलकती है। संयुक्त राष्ट्र संघ में पश्चिमी जो ताकतवर देश है उनकी छाप झलकती है, शक्तिशाली देशों का दबदबा रहता है। तो ये नहीं रहना चाहिए, ये सुझाव है। दूसरा सुझाव देखिए, सुरक्षा परिषद में बराबर का प्रतिनिधित्व नहीं है। अब बराबर का प्रतिनिधित्व कहां? आप देखिए, अफ्रीका महाद्वीप से कोई देश ही नहीं है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से कोई देश ही नहीं है, जबकि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से ब्राजील को लेना चाहिए, अफ्रीका महाद्वीप से दक्षिणी अफ्रीका को लेना चाहिए स्थायी सदस्य के रूप में, जिनको वीटो पावर मिला हुआ है। भारत भी संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थायी सदस्य बनना चाहता है। जैसे 2 नंबर का प्रश्न आ गया कि भारत भी संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थायी सदस्य बनना चाहता है, तो उसके लिए आप देखिए क्यों बनना चाहता है, उसको क्यों बनाए? आप देखिए, भारत विश्व में सबसे बड़ी आबादी के मामले में दूसरा स्थान रखता है। जनसंख्या यह विश्व में दूसरे नंबर पे है। आप दूसरा देखिए, भारत में कुल जनसंख्या का 1/5 भाग यानी 20% लोग निवास करते हैं। जनसंख्या के हिसाब से भी भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। विश्व शांति के प्रयासों में भारत हमेशा से बढ़ चढ़कर कार्य कर रहा है। विश्व पटल पर भारत तेजी से आर्थिक शक्ति बनकर उभरा है। यूएन के बजट में भी नियमित रूप से योगदान दे रहा है। इसलिए भारत को संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य बनाना चाहिए, यह हमारी मांग भी है। अब आप देखिए, एक एक नंबर के जो प्रश्न आते हैं वस्तुनिष्ठ है, उनमें ये आपके लिए कारगर सिद्ध होगा। आईएमएफ का पूरा नाम क्या है? जैसे एग्जाम में आ गया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। ये जो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष है, आईएमएफ है, ये वैश्विक स्तर पर वित्त व्यवस्था की देखरेख करता है। 2016 तक इसमें 189 सदस्य देश हैं। अब आप दूसरा देखिए, 26 जून 1945 को सैन फ्रांसिस्को में संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर पर 50 देशों ने हस्ताक्षर किए। 51वां देश पोलैंड है। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुआ था 30 अक्टूबर 1945 को। 30 अक्टूबर 1945 को भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुआ था। आगे देखिए आप, WHO का पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन। यूएनडीपी का पूरा नाम क्या है? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। यूएनएचआरसी का पूरा नाम यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन यानी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग। यूनिसेफ का पूरा नाम यूएनआईसीईएफ, इसका पूरा नाम देखिए यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड यानी संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। अब देखिए साहब, यूनेस्को का पूरा नाम यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल सोशल एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ शैक्षिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठन। अब इसके बाद हम देख सकते हैं कि जैसे अगर विश्व बैंक पर टिप्पणी लिखी है, तो विश्व बैंक की स्थापना 1944 में हुई। यह बैंक मानवीय विकास में क्या आता है? शिक्षा, चिकित्सा, कृषि और ग्रामीण विकास, पर्यावरण सुरक्षा, आधारभूत ढांचा तथा सुशासन के लिए काम करता है और ज्यादातर गरीब देशों को ये अनुदान चुकाने भी नहीं पड़ता। अब देखिए, यह संस्था समकालीन वैश्विक अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित करती है। अब आगे अपन देखेंगे, जैसे 2 नंबर का प्रश्न आ गया, एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है बताइए। आप देखिए, एमनेस्टी इंटरनेशनल यह एक स्वयंसेवी संगठन है जो पूरे विश्व में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए अभियान चलाता है। यह संगठन मानवाधिकारों से जुड़ी रिपोर्ट तैयार और प्रकाशित करता है। जैसे 2 नंबर का प्रश्न आ जाए, ह्यूमन राइट्स वॉच क्या है? टिप्पणी लिखो। यह भी एक मानवाधिकारों की वकालत और अनुसंधान करने वाली स्वयंसेवी संगठन है। यह अमेरिका का सबसे बड़ा मानवाधिकार संगठन है। यह दुनिया भर के मीडिया का ध्यान मानवाधिकारों के उल्लंघन की ओर खींचता है। अब आप देखिए 2 नंबर का प्रश्न हो रहा है लास्ट। आप देखिए, अंतरराष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी यानी आईएईए इसका पूरा नाम है अंतरराष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी, जिसकी स्थापना 1957 में हुई। इसको कहते हैं इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। यह संगठन
परमाणविक ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने और सैन्य उद्देश्यों में इसके इस्तेमाल को रोकने की कोशिश करता है। इस तरह से ये जो पूरा चैप्टर है सेक्रेटरीट संघ का, हमने इस तरह से डिजाइन किया है कि इसमें वस्तुनिष्ठ 2 प्रश्न आएंगे और 1 प्रश्न आएगा 2 नंबर का। यदि आप इसको 2-3 बार देख लोगे आपका पूरा 4 नंबर क्लियर हो जाएगा। बेस्ट ऑफ लक। आज हम चैप्टर लेंगे समकालीन विश्व में सुरक्षा। सुरक्षा यानी खतरे से आजादी। मानव के अस्तित्व को और उसके जीवन को हमेशा खतरा रहता है, लेकिन हम उस खतरे को सुरक्षा के लिए खतरा मानेंगे जिससे जीवन के केंद्रीय मूल्यों को खतरा हो। केंद्रीय मूल्य यानी व्यापक खतरे, गंभीर खतरे, ऐसे खतरे जिन्हें रोकने के उपाय नहीं किए गए तो अपूर्ण क्षति होगी। अब देखिए, सुरक्षा एक होती है पारंपरिक धारणा और दूसरी होती है अपारंपरिक धारणा। सबसे पहले हम पारंपरिक धारणा लेंगे, बाहरी सुरक्षा। बाहरी सुरक्षा के अंतर्गत सैन्य खतरे को ज्यादा खतरनाक समझा जाता है। इसमें सैनिक ही नहीं, आम नागरिक भी मारे जाते हैं। सरकार का हौसला तोड़ा जाता है। बाहरी सुरक्षा में हमें पड़ोसी मुल्क से खतरा हो सकता है। हमें पता होता है कि कौन सा पड़ोसी ज्यादा ताकतवर है, अर्थात किससे खतरा ज्यादा है। ऐसी स्थिति में सरकार के पास 3 विकल्प होते हैं। पहला, आत्मसमर्पण करना, पक्ष की बात को बिना युद्ध किए मानना। तीसरा, युद्ध हो जाने पर अपनी रक्षा करना, हमलावर को पराजित करना। अब देखिए आप, शक्ति संतुलन। अपनी सैन्य शक्ति को मजबूत करना पड़ेगा, साथ ही आर्थिक और प्रौद्योगिकी को भी मजबूती देनी होगी, क्योंकि सैन्य शक्ति का यही आधार है। अब देखिए बाहरी सुरक्षा के उपाय। सैन्य शक्ति को मजबूत करना, युद्ध के लिए तैयारी रखना, गठबंधन की नीति अपनाना। भारत की सुरक्षा की 4 महत्वपूर्ण रणनीतियां हैं। आपसी सैन्य क्षमता को मजबूत करना, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को मजबूत करना, अंदरूनी समस्या से निपटना और सामाजिक और आर्थिक विकास। ये हो गया बाहरी सुरक्षा। अब देखिए आप, दूसरा, आंतरिक सुरक्षा। इसमें खतरा देश की सीमा रेखा के अंदर से होता है। हिंसा की घटना जैसे नक्सलवाद, सांप्रदायिक हिंसा, जातीय हिंसा, अलगाववाद, राजनीतिक अस्थिरता, आंतरिक खतरे अधिक हानि पहुंचाते हैं। अब देखिए साहब, सुरक्षा के पारंपरिक तरीके, जैसे एग्जाम में प्रश्न आ जाए सुरक्षा के पारंपरिक तरीके बताइए, 2 नंबर का प्रश्न आ जाए। देखिए, हिंसा का इस्तेमाल कम करना, यहाँ युद्ध होना चाहिए, युद्ध उचित कारणों, आत्मरक्षा, दूसरे को जन संघार से बचाने के लिए होना चाहिए, युद्ध साधनों का सीमित प्रयोग होना चाहिए, आत्मसमर्पण करने वाले शत्रु को नहीं मारना चाहिए, सिर्फ आत्मरक्षा हेतु ही सेना का प्रयोग होना चाहिए, तभी करें जब सभी प्रयोग असफल हो जाए। अब आप देखिए, इसमें निशस्त्रीकरण, अस्त्र निशस्त्रीकरण तथा विश्वास की बहाली। निशस्त्रीकरण की मांग होती है कि कुछ खास किस्म के हथियारों से बहा जाए। उदाहरण के रूप में 1972 की जैविक हथियार संधि BWC, 1992 की रसायन हथियार संधि CWC, इन संधियों में ऐसे हथियारों को बनाना और रखना प्रतिबंधित कर दिया गया है। 155 से ज्यादा देशों ने BWC संधि पर और 181 देशों ने CWC संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। अब आप देखिए, एक प्रश्न और आ सकता है 2 नंबर का, सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा। सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा क्या है? तो सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा में सैन्य खतरों को नहीं, बल्कि इसमें मानव अस्तित्व पर चोट करने वाले व्यापक खतरों को शामिल किया जाता है, जैसे हिंसा, खून खराबा, अकाल, महामारी, आपदाएं, ग्लोबल वार्मिंग, आतंकवाद, बीमारियां। अब देखिए खतरे के स्रोत कौन कौन से हैं? तो खतरे के स्रोत हैं आतंकवाद, प्रदूषण, निर्धनता, आपदाएं, महामारियां, शरणार्थियों की समस्या, ग्लोबल वार्मिंग, जनसंख्या वृद्धि, एड्स, बर्ड फ्लू, कोरोना इत्यादि। अब आप देखिए, एक 2 नंबर का प्रश्न यह भी बनता है, सहयोग मूलक सुरक्षा क्या है? अब देखिए आप, आज इंसान के जीवन में अनेक प्रकार के खतरे हैं जिनसे केवल आपसी सहयोग से ही निपटा जा सकता है। हर समस्या का समाधान सैन्य कार्रवाई से हल नहीं किया जा सकता है। आतंकवाद तथा महामारियों में सैन्य शक्ति भले ही काम आए, किंतु गरीबी मिटाने, अप्रवासी, शरणार्थी, महामारियों जैसी समस्याओं का हल आपसी सहयोग से ही निकाला जा सकता है। ऐसे में ज्यादा प्रभावी यही है
कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से रणनीति तैयार की जाए। सहयोग द्विपक्षीय, महादेशीय, क्षेत्रीय अथवा वैश्विक स्तर का हो सकता है और यह इस बात पर निर्भर करता है कि खतरे की प्रकृति किस प्रकार की है। कि आतंकवाद क्या है? आतंकवाद, इसमें क्रूर हिंसा से समाज में भय का माहौल बनता है। इसका प्रयोग राजनीति और धार्मिक कट्टरता से प्रेरित होता है, जिसमें दबाव बनाया जाता है और टारगेट कर अपनी बात मनवाई जाती है और बात मनवाने को बाधित करने का प्रयास किया जाता है। विश्व में सभी राष्ट्र इससे परेशान हैं। यह एक वैश्विक समस्या बन चुका है जिसका प्रतिकार सामूहिक रूप से किया जाना चाहिए। इस तरह से ये पूरा जो चैप्टर है जो सामूहिक विश्व में सुरक्षा का है, इस चैप्टर को हमने बहुत फास्ट रिवाइज किया है। ये 3 नंबर का प्रश्न है, एक प्रश्न वस्तुनिष्ठ आएगा और एक प्रश्न 2 नंबर का आएगा। यदि आपने इसको 1-2 बार पढ़ लिया तो आपका 3 नंबर पक्के हो जाएंगे। आज हम पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन चैप्टर को देखेंगे। ये 12वीं क्लास की बोर्ड एग्जाम में 4 अंक का है। इसमें से 2 प्रश्न 1-1 अंक के आएंगे और एक प्रश्न 2 अंक का आएगा। आप देखिए, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, वैश्विक राजनीति में पर्यावरण की चिंता क्यों? जैसे प्रश्न आ जाए 2 नंबर का कि वैश्विक राजनीति में पर्यावरण की चिंता क्यों है, तो इसमें देखिए आप, विश्व में कृषियों की भूमि की उर्वरता में कमी होने, चरागाहों के चारे खत्म होने, मत्स्य भंडारों के घटने तथा जलाशयों में प्रदूषण बढ़ने से खाद्य उत्पादन में कमी आ रही है। स्वच्छ पानी की सुविधा की कमी के कारण विकासशील देशों में 30 लाख से भी अधिक बच्चे प्रतिवर्ष मौत के शिकार हो रहे हैं। प्राकृतिक वनों की अंधाधुंध कटाई से जैव विविधता में कमी आ रही है। वायुमंडल में ओजोन परत में छेद होने से पारिस्थितिकी तंत्र और मानव स्वास्थ्य पर खतरा मंडरा रहा है। समुद्री तटों पर बढ़ते प्रदूषण से समुद्री पर्यावरण की गुणवत्ता में भारी गिरावट आ रही है। पर्यावरण के ये मसले वैश्विक राजनीति का विषय इसलिए है क्योंकि इन्हें किसी एक देश की सरकार इनका पूरा समाधान अकेले दम पर नहीं कर सकती। इन्हें वैश्विक स्तर पर सभी देश साझा रूप से इन मुद्दों का हल निकालते हैं। आर्थिक विकास के कारण पर्यावरण पर होने वाले असर की चिंता ने 1960 के दशक के बाद चिंतित किया है। तो ये वैश्विक राजनीति में पर्यावरण की चिंता है। अब आप देखिए 1960 के दशक के बाद क्या हुआ। क्लब ऑफ रोम ने 1972 में लिमिट्स टू ग्रोथ पुस्तक द्वारा विश्व की बढ़ती जनसंख्या से प्राकृतिक संसाधनों के विनाश के अंदेशों को व्यक्त किया है। यानी 1972 में क्लब ऑफ रोम ने एक पुस्तक प्रकाशित की जिसका नाम था लिमिट्स टू ग्रोथ। इस पुस्तक के द्वारा विश्व की बढ़ती जनसंख्या से प्राकृतिक संसाधनों के विनाश के अंदेशे को जताया गया है। अब आप देखिए 5 जून 1972 को संयुक्त राष्ट्र संघ पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी सहित अनेक अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने पर्यावरण से जुड़ी समस्याओं पर सम्मेलन कराए ताकि पर्यावरण की समस्या पर कारगर प्रयासों की शुरुआत हो सके। 1-2 नंबर का प्रश्न आ सकता है कि रियो सम्मेलन क्या है। रियो सम्मेलन को पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं, तो पृथ्वी सम्मेलन या रियो सम्मेलन पर टिप्पणी लिखिए। आप देखिए इसमें रियो सम्मेलन जून 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण और विकास के मसले पर केंद्रित एक सम्मेलन ब्राजील के रियो डी जेनेरो में हुआ। इसमें 170 देश, हजारों एनजीओ तथा अनेक बहुराष्ट्रीय निगमों ने भाग लिया, जहां पर्यावरण सुरक्षा को लेकर धनी और विकसित देशों जो उत्तरी गोलार्ध तथा गरीब और विकासशील देशों दक्षिण गोलार्ध के बीच अंतर था। विकासशील आर्थिक विकास तो विकसित देशों की चिंता ओजोन परत छेद और ग्लोबल वार्मिंग को लेकर थी। रियो सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और वानिकी के संबंध में कुछ प्रोटोकॉल निर्धारित किए। इसके एजेंडा 21 के रूप में पर्यावरणीय समस्याओं के साथ ही टिकाऊ विकास के तरीके बताए गए। टिकाऊ सतत विकास का मतलब है आर्थिक वृद्धि का तरीका ऐसा होना चाहिए कि पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचे। इस सम्मेलन में पर्यावरण सुरक्षा की साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियों के सिद्धांत को मान लिया गया। अब आप देखिए 1-1 नंबर के जैसे प्रश्न है उनमें देखते हैं अपन। 1987 में मॉन्ट्रियल समझौता हुआ यूएनईपी के तहत। इसमें ओजोन परत क्षय को रोकने हेतु गैसों के उत्सर्जन में कमी की जाए।
आगे देखिए 1987 में ही वर्टलैंड रिपोर्ट अवर कॉमन फ्यूचर यानी हमारा साझा भविष्य, जिसमें चेताया कि आर्थिक विकास के तरीके आगे चलकर टिकाऊ साबित होने चाहिए। 1959 में अंटार्कटिका संधि हुई। अब आप देखिए UNECCC 1992 में हुई, इसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये जलवायु परिवर्तन पर एक वैश्विक समझौता है जिसमें ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में जिम्मेदारियों को लेकर प्रतिवर्ष एक बैठक होती है। 1997 में जापान के क्योटो प्रोटोकॉल में एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ जिसे क्योटो प्रोटोकॉल समझौता कहते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल इसमें औद्योगिक देशों के लिए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन का कम करने के लक्ष्य, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से विश्व का तापमान बढ़ता है जिसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। भारत ने 2002 में क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर और अनुमोदन किया था। अब आप देखिए एक प्रश्न जैसे 2 नंबर का आ जाए, साझी संपदा क्या है? साझी संपदा उन संसाधनों को कहते हैं जिन पर किसी एक का हक नहीं बल्कि पूरे समुदाय का अधिकार होता है, जैसे संयुक्त परिवार का चूल्हा, चारागाह, मैदान, कुआं, नदी आदि। वैश्विक संपदा मानवता की साझी विरासत, विश्व के 2 हिस्से और क्षेत्र जिन पर किसी एक देश का अधिकार नहीं होता है उन्हें वैश्विक संपदा या विश्व की साझी विरासत का दोहन और प्रदूषण कैसे होता है। अब आप देखिए वैश्विक संपदा मानवता की साझी विरासत, विश्व के 2 हिस्से और क्षेत्र जिन पर किसी एक देश का अधिकार नहीं होता उन्हें वैश्विक संपदा या मानवता की साझी विरासत कहा जाता है। इनका प्रबंधन साझे तौर पर अंतरराष्ट्रीय समुदाय द्वारा किया जाता है, जैसे पृथ्वी का वायुमंडल, अंटार्कटिका, अंतरिक्ष आदि। अब देखिए विश्व की साझी विरासत का दोहन और प्रदूषण कैसे हो रहा है। औद्योगिकीकरण से तापमान बढ़ रहा है, ओजोन परत में छेद हो रहा है, यातायात के साधनों में वृद्धि हो रही है जिससे वायु प्रदूषण हो रहा है, तापमान की वृद्धि से जैव विविधता पारिस्थितिकी तंत्र गड़बड़ा रहा है। तो ये जो पूरा चैप्टर है इसको हमने बहुत शॉर्ट में किया है और ये रिवाइज चैप्टर है। यदि आपने इसको 2-3 बार देख लिया तो आपके 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। आज हम पढ़ेंगे वैश्वीकरण। वैश्वीकरण जिसको अंग्रेजी में ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। वैश्वीकरण यानी विश्व का एकीकरण। इसमें मूल तत्व प्रवाह होता है, जैसे वस्तु, व्यक्ति, सेवाओं का विश्वव्यापी प्रवाह ही वैश्वीकरण कहलाता है, जिसे हम अंग्रेजी में ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। यह चैप्टर 12वीं क्लास की बोर्ड एग्जाम में 4 अंक का है, जिसमें 2 प्रश्न 1-1 नंबर के आएंगे और 1 प्रश्न 2 नंबर का आएगा। आप देखिए वैश्वीकरण विचार, पूंजी, वस्तु और सेवाओं का विश्वव्यापी प्रवाह। वैश्वीकरण की बुनियादी बात है प्रवाह। वैश्वीकरण के लिए अनेक कारक जिम्मेदार हैं, यथा प्रौद्योगिकी, लोगों की सोच में विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव का बढ़ना आदि। वैश्वीकरण के प्रभाव देखिए आप। वैश्वीकरण के राजनीतिक प्रभाव जिसमें आता है वैश्वीकरण के कारण राज्य की क्षमताओं में कमी आती है। वैश्वीकरण के कारण राज्य की क्षमताओं में कमी आती है। पूरी दुनिया में अब कल्याणकारी राज्य की बात पुरानी पड़ गई है और इसकी जगह न्यूनतम हस्तक्षेपकारी राज्य ने ले ली है। लोक कल्याणकारी राज्य की जगह अब बाजार मूलक प्राथमिकताओं का प्रमुख निर्धारक है। पूरे विश्व में बहुराष्ट्रीय निगम अपने पैर पसार रहे हैं। कुछ मामलों में वैश्वीकरण के फलस्वरूप राज्य की ताकत में वृद्धि हुई है। अब राज्य अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के कारण अपने नागरिकों के बारे में सूचना जुटा सकते हैं और ज्यादा कारगर ढंग से कार्य कर सकते हैं। अब आता है दूसरे नंबर पर आर्थिक प्रभाव। इसके तहत विश्व में आर्थिक प्रभाव तेज हुआ है। कुछ आर्थिक प्रभाव स्वेच्छा से होते हैं तो कुछ ताकतवर देश लाभ देते हैं। वैश्वीकरण के चलते पूरी दुनिया में वस्तुओं के व्यापार में वृद्धि हुई है, राज्यों के प्रतिबंध कम हुए हैं, विचारों का प्रभाव अबाध हो गया है, इंटरनेट व कंप्यूटर से जुड़ी सेवाओं का विस्तार हुआ है। आर्थिक वैश्वीकरण के नकारात्मक प्रभाव भी हुए हैं, जैसे विश्व का जनमत बड़ी गहराई में बढ़ गया है, सरकार जिम्मेदारियों से हाथ खींच रही है, बेरोजगारी बढ़ गई है, गरीब देश बर्बादी के कगार में पहुंच चुके हैं। आर्थिक वैश्वीकरण को कुछ अर्थशास्त्रियों ने विश्व का पुनः उपनिवेशीकरण कहा है। अब देखिए
आर्थिक वैश्वीकरण के पक्ष में तर्क। आर्थिक वैश्वीकरण से समृद्धि बढ़ी है, खुलेपन के कारण आजादी व खुशहाली में इजाफा हुआ है, व्यापार में वृद्धि से विश्व को लाभ मिलता है। अब हम देखेंगे वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभाव, ये इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर के प्रश्न में आ सकता है। वैश्वीकरण के नकारात्मक प्रभाव देखिए, विश्व संस्कृति के नाम पर शेष विश्व पर पश्चिमी संस्कृति लादी जा रही है, जिसके चलते समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर धीरे धीरे खत्म हो रही है, जो समूची मानवता के लिए खतरनाक है। और सांस्कृतिक प्रभाव का सकारात्मक पहलू देखिए, बाहरी प्रभाव से हमारी पसंद नापसंद का दायरा बढ़ता है। कभी कभी परंपरागत सांस्कृतिक मूल्यों को छोड़े बिना संस्कृति का परिष्कार भी हुआ है। 1 नंबर का या 2 नंबर का प्रश्न ये भी आ सकता है, WSF का पूरा नाम लिखिए, वर्ल्ड सोशल फोरम। वैश्वीकरण के विरोध के में गठित एक विश्वव्यापी मंच है, जिसमें मानवाधिकार कार्यकर्ता, पर्यावरणविद, मजदूर, युवा व महिला कार्यकर्ता है। मतलब वर्ल्ड सोशल फोरम क्या है? वैश्वीकरण के विरोध का एक मंच है। अब आप देखिए, जैसे 1 नंबर का प्रश्न आ जाए, 1991 में भारत में नई आर्थिक नीति शुरू हुई। मैकडोनाल्डीकरण वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव का संकेत देता है। मैकडोनाल्डीकरण क्या है? मैकडोनाल्डीकरण का मतलब यह है, इसमें अमेरिकी संस्कृति को थोपा जाता है, यानी पाश्चात्य संस्कृति को लाद दिया जाता है आधुनिकता के चलते। आप देखिए, और प्रौद्योगिकी वैश्वीकरण की नीति में सबसे ताकतवर संसाधन है। तो वैश्वीकरण का सबसे ताकतवर संसाधन कौन सा है? प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी। 1 नंबर पर यह भी आ सकता है, छपाई अथवा मुद्रण की तकनीकी ने राष्ट्रवाद की आधारशिला रखी। राष्ट्रवाद की आधारशिला किसने रखी? छपाई और मुद्रण तकनीक ने। आगे देखिए, स्वतंत्रता के बाद भारत ने संरक्षणवाद की नीति अपनाई। ये जो संरक्षणवाद है, ये वैश्वीकरण का विरोध करती है। अब देखिए, वैश्वीकरण के सांस्कृतिक परिणाम बताइए। जैसे 2 नंबर का प्रश्न आ जाए, वैश्वीकरण के सांस्कृतिक परिणाम बताइए। देखिए आप इसमें क्या लिखोगे? खान पान में बदलाव आया है, रहन सहन में बदलाव आया है, संस्कृतियों का ह्रास हो रहा है, अमेरिकी संस्कृति की ओर झुकाव बढ़ रहा है, महिलाओं की स्थिति में कमी तथा सुधार, रूढ़िवादिता खत्म हो रही है, लोगों के विचारों में बदलाव आ रहा है, विदेशी संस्कृति का प्रसार हो रहा है। ये सब वैश्वीकरण के सांस्कृतिक परिणाम है। अब आप देखिए, जैसे 1 नंबर का प्रश्न आ गया, WSF इसकी पहली बैठक कहां हुई, कब हुई? तो WSF की पहली बैठक 2001 में ब्राजील में हुई थी। 1 नंबर का प्रश्न ये भी आ सकता है, सामाजिक सुरक्षा कवच क्या है? तो सामाजिक सुरक्षा कवच का मतलब है आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को वैश्वीकरण के प्रभाव से बचाने का सांस्कृतिक उपाय को सामाजिक सुरक्षा कवच कहा जाता है। और देखिए, एक और 2 अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संस्थाओं के नाम बताओ। जैसे परीक्षा प्रश्न आ जाए, 2 अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संस्थाओं के नाम बताओ, तो उसमें आप अपन लिख सकते हैं अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व व्यापार संगठन। भारत में वैश्वीकरण को किन किन तरीकों से प्रभावित कर रहा है? मतलब भारत में वैश्वीकरण किन किन तरीकों से प्रभावित कर रहा है? तो इसमें हम लिखेंगे, भारत विदेशी भूमि पर भारतीय संस्कृति तथा रीति रिवाजों को बढ़ावा दे रहा है। भारत में उपलब्ध सस्ते श्रम ने विश्व को अपनी ओर आकर्षित किया है। इस प्रकार से पूरा चैप्टर हमने फास्ट कंप्लीट किया है। यदि आप इसको 2-3 बार देख लोगे तो आपका 4 नंबर पक्का